अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने जो है वो ईसोफेगस स्टार्ट किया था और मैं आपको ईसोफेजाइटिस के डिफरेंट कॉजेस पढ़ा चुकी थी। आज के वीडियो में हम लोगों ने ईसोफेगस की मोटिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स पढ़ने हैं, क्योंकि आपको पता है कि ईसोफेगस किस चीज़ के काम आता है। ईसोफेगस स्वॉल्विंग रिफ्लेक्स में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, रिफ्लेक्स में, यस, क्योंकि इसमें क्या होता है कि खाना जो है वो सारे का सारा यहाँ से गुजर के ये लोअर ईसोफेजियल सफेंटर है और इंटर करेगा स्टमक को। ठीक है, सो ये बेसिकली समझ लें एक पाइप टाइप ऑर्गन है जिसमें से खाने ने पास होना है ड्यू टू पेरिस्टाल्टिक वेव, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। सो इसमें कोई भी ईसोफेजाइटिस है, इसमें अल्सर बन गए हैं, इसकी मोटिलिटी ठीक से काम नहीं कर रही, इसमें कोई ट्यूमर हो गया है, तो हम कंसर्न है क्योंकि पेशेंट की जो न्यूट्रिशन है वो सफ़र करेगी। अब मोटिलिटी डिसऑर्डर में जो एक इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है बेटे, उसको हम लोग कहते हैं एक्लेजिया। व्हाट इज एक्लेजिया वो मैं समझाती हूँ। उसके अलावा हम पढ़ेंगे डिफ्यूज ईसोफेजियल स्पैज़म, एकदम से ईसोफेगस स्पैज़म करता है और खाना और मोटिलिटी इफेक्ट होती है और खाना पे नीचे नहीं जाता है। ठीक है, इसी तरह एक और कंडीशन होती है जिसको हम लोग कहते हैं नेट क्रैकर ईसोफेगस। ठीक है, नेट क्रैकर ईसोफेगस में भी पेरिस्टाल्टिक वेव इतनी स्ट्रांग होती है कि ईसोफेगस आपका बिल्कुल ऐसे क्रैकर की तरह बंद हो जाता है। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 बेटे हम लोगों ने डिस्कस करना है कि सम टाइम फेरेंजियल पाउच, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ सर्जरी में, यहाँ पे पाउच सा एक बन जाता है और खाना जो है वो उसमें जा रहा होता है और रीगर्गिटेट कर रहा होता है बार बार, तो उसकी वजह से भी मोटिलिटी इफेक्ट होती है। एंड फाइनली हमने कुछ मोटिलिटी के सेकेंडरी कॉजेज देखने हैं, जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, क्रस्ट सिंड्रोम है, माइस्थीनिया ग्रेविस है, जिसमें जो मसल की फंक्शनिंग वगैरह है वो ऑल्टर होती है और मोटिलिटी जो है वो सफ़र करती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो कॉमन जॉब से पूछा जाता है जो इंपॉर्टेंट है वो एक्लेजिया है। सो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्लेजिया और क्या इसकी पैथोलॉजी और फिजियोलॉजी है। एक सिंपल आम आसान सी बात मेरे से आप लोगों ने समझनी है बेटे। होता ये है कि नॉर्मली ये ईसोफेगस है और इसका जो लोअर ईसोफेजियल सफेंटर है ना, ये कॉन्ट्रैक्टेड ही रहता है। नॉर्मली ये क्या रहता है, कॉन्ट्रैक्टेड ही रहता है, इसकी टोन ज़्यादा होती है। ठीक है, अब जब खाना आता है तो खाना आने की वजह से खाने के साथ कुछ पेरिस्टाल्टिक वेव्स आती हैं। ठीक है, मैं पहले आसान लफ्ज़ों में समझाती हूँ, फिर थोड़ा डेप्थ में भी जाएंगे। अब जब खाना आता है तो खाने के साथ कुछ पेरिस्टाल्टिक वेव्स जाती हैं और वो वेव्स यहाँ पे जाके स्टिमुलस देती हैं, तो ये जो सफेंटर है ये रिलैक्स हो जाता है ताकि खाना ईजिली नीचे चला जाए। जब खाना चला जाता है तो ये फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अब ये इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट होता है ताकि खाना जब नीचे जाए तो एसिड ऊपर ना जाए और गर्ड ना हो। ठीक है, ये नॉर्मली है। लेकिन कुछ लोगों में जब आपका फूड बॉलस आ रहा है और उसके आगे पेरिस्टाल्टिक वेव्स जा रही है, तो इंस्टेड ऑफ रिलैक्सेशन ये सफेंटर मजीद कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाता है, मजीद कॉन्ट्रैक्ट करता है। लोअर ईसोफेजियल सफेंटर की टोन बहुत ज़्यादा होती है, जिससे पैसेज जो है फूड का इनटू द स्टमक इम्पॉसिबल हो जाता है और पेशेंट को ज़ाहिर है डिस्फीजिया वाली कंप्लेंट्स होती हैं। सो आई होप कि आपको बात समझ आई है। मैंने आपको ये कहा है कि जब भी हम फूड का एक बोलस जो है वो ईसोफेगस में होता है, सो उस बोलस से हेड क्या होता है कि कुछ पेरिस्टाल्टिक वेव्स जाती हैं और वो वेव्स यहाँ पे पड़े ना माइंटेरिक प्लेक्सस की इनहिबिटरी न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट करती हैं। वो इनहिबिटरी न्यूरॉन्स स्टिमुलेट होती हैं तो स्मूथ मसल्स की इनहिबिशन होती है और वो रिलैक्स हो जाता है। ठीक है, सो वो क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। जब वो रिलैक्स हो जाता है तो फूड इनटू द स्टमक चला जाता है। लेकिन एक्लेजिया में क्या होगा कि फूड की रिस्पॉन्स में इंस्टेड ऑफ रिलैक्सेशन वो सफेंटर मजीद कंस्ट्रक्ट करता है, नैरो होता है, तंग हो जाता है ये पैसेज और खाना जो है वो नीचे नहीं जा सकता। सो ये एक सिंपल सी बात है। ठीक है, सो आपने याद रखना है कि एक्लेजिया के अंदर 3 मेन चीज़ें हो रही होती हैं। एक तो जो लोअर ईसोफेजियल सफेंटर है बेटे, उसकी जो टोन है वो मज़ीद इन्हेंस हो जाती है या इंक्रीज़ हो जाती है, जो टोन है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 वो कहता है कि फेलियर टू रिलैक्सेशन है इन रिस्पॉन्स टू फूड, यानी अगर खाना आ रहा है तो जो लोअर ईसोफेजियल सफेंटर है इन रिस्पॉन्स टू स्वॉल्विंग रिफ्लेक्स जो है ये रिलैक्स नहीं होता। ठीक है, नंबर 3 ये होता है कि ए पेरिस्टाल्सिस जो है वो शुरू हो जाती है, यानी हम कहते हैं कि नीचे पेरिस्टाल्सिस वेव है ही नहीं, पेरिस्टाल्सिस लॉस हो जाती है इन डिस्टल 2/3 ऑफ द ईसोफेगस, यानी ये जो डिस्टल 2/3 पोर्शन है इसमें जो पेरिस्टाल्टिक वेव है वो नहीं रहती है। ठीक है, और वो कहता है कि इसकी क्या पैथोजेनेसिस है। अब मैं इसकी पैथोजेनेसिस ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हुई हूँ, लेकिन मैं फिर थोड़ी सी आसान सी पैथोजेनेसिस इसकी बता देती हूँ। इसकी पैथोजेनेसिस ये है कि ये जो लोअर ईसोफेजियल सफेंटर है ना, ये आपको समझ आ गई है कि ये कॉन्ट्रैक्टेड होता है। ठीक है, ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टेड होता है। अब जब ये कॉन्ट्रैक्टेड है तो यहाँ पे एक प्लेक्सस है, 2 प्लेक्सस होते हैं ना, माइंटेरिक एंड मीजनस। सो माइंटेरिक प्लेक्सस है। ठीक है,
उस माइंटेरिक प्लेक्सस के पास इनहिबिटरी न्यूरॉन्स होते हैं और गैंग्लियोनिक सेल्स होते हैं, और ये इनहिबिटरी न्यूरॉन नाइट्रिक ऑक्साइड बना सकते हैं। तो जब भी बेटे आपने याद रखना है कि खाना आना है और उससे पहले पेरिस्टाल्टिक वेव और कुछ वेव्स जानी है, तो वो माइंटेरिक प्लेक्सस को स्टिमुलेट करती हैं, ये आगे इनहिबिटरी न्यूरॉन को स्टिमुलेट करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन होती है और नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ पे क्या करता है, डायलेशन कर देता है। लेकिन पैथोलॉजी ये है कि इन लोगों के अंदर लॉस ऑफ माइंटेरिक इनहिबिटरी न्यूरॉन्स है, यानी ये न्यूरॉन्स होती ही नहीं है, नाइट्रिक ऑक्साइड होता ही नहीं है, तो यहाँ पे इनहिबिशन नहीं होती। इनहिबिशन किस चीज़ की होनी थी, जो मसल कॉन्ट्रैक्टेड थे वो इनहिबिट नहीं होंगे, तो ज़ाहिर लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्स नहीं होगा। तो ये आपने याद रखना है कि एक्लेजिया की पैथोजेनेसिस है। थोड़ा सा ये चीज़ प्रोलॉन्ग हो गई है, लेकिन ये आपको समझाना ज़रूरी थी। अब चूँकि समझ आ गई है तो आगे कोई भी चीज़ जो है वो इतनी मुश्किल नहीं है। वो कहता है कि इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, मतलब ऐसा क्यों हो गया कि वहाँ पे जो माइंटेरिक प्लेक्सस था उसमें जो इनहिबिटरी न्यूरॉन थी या जो गैंग्लियोनिक सेल्स थे या जो नाइट्रिक ऑक्साइड बनना था वो नहीं बना, ऐसा क्यों हो गया। तो मोस्टली आपकी डेविडसन में लिखता है कि इडियोपैथिक है, हमें नहीं पता कि ऐसा क्यों हो गया, लेकिन साथ ही जो आपकी दूसरी बुक है उसके अंदर कुछ कॉजेज़ लिखे गए हैं कि एक डिज़ीज़ होता है जिसको हम कहते हैं चागास डिज़ीज़, में भी चागास डिज़ीज़ की वजह से एक गैंग्लियोनीमा होता है, यानी गैंग्लियोनिक सेल का एब्सेंस मौजूद होती है, ठीक है। उसके अलावा जो डायबिटिक ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी है उसकी वजह से ये हो सकता है, अमाइलाइडोसिस यानी कुछ जो मेटाबॉलिक और ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं उनकी वजह से, सार्कोइडोसिस जो कि आपको पता है कि एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी ग्रैनुलोपैथस डिजीज़ है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि समटाइम्स सूडो एक्लेजिया भी होता है, यानी पेशेंट को एक्लेजिया नहीं होता, लेकिन आपका जो स्टमक है ना और स्पेशली जो कार्डिया है, इसका एक ट्यूमर होता है और उस ट्यूमर में भी एक्लेजिया जैसी ही कंडीशन प्रोड्यूस होती है, ठीक है, वो भी हो सकती है। अब अगर हम बात करें कि पेशेंट के क्लिनिकल फीचर एक्लेजिया वाले पेशेंट के किस तरह से होते हैं, तो जाहिर है उसको सबसे मेन जो कम मसला होता है वो डिस्फेजिया है, क्योंकि खाना उससे निगला नहीं जा रहा होता, खाना ईसोफेगस के लेवल पर जाके जमा हो रहा होता है, खाना नीचे नहीं जा रहा होता, ठीक है। सो उसको बेटे क्या होता है, डिस्फेजिया है, और इस डिस्फेजिया का ग्रेजुअल सा ऑनसेट होता है, इनिशियली ये इंटरमिटेंट है, फिर ये परसिस्टेंट हो जाता है। और वो कहता है कि ये डिस्फेजिया तब ज़्यादा हो जाता है जब खाने के फ़ौरन बाद जो है वो मैं खड़ा हो जाता हूँ या मूव करना शुरू करता हूँ, वॉक करता हूँ, तो तब मुझे लगता है ये चीज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि ये जो डिस्फेजिया है ये दोनों चीज़ों के लिए, क्योंकि लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्स ही नहीं कर रहा, तो क्या पानी और क्या सॉलिड डाइट है, दोनों चीज़ों के लिए सॉलिड है या लिक्विड डाइट है, दोनों के लिए डिस्फेजिया मौजूद होगा। ज़्यादातर पेशेंट की जो एज है वो लेस दैन 50 है, मोर देन 50 हो तो फिर हम ज़्यादातर मैलिग्नेंसी रिलेटेड कॉजेज़ का भी सोचते हैं, ठीक है। अब चूँकि बेटे आपको पता है कि खाना जो है वो सारे का सारा इसोफेगस में ही है, नीचे खाना जा ही नहीं रहा, तो वैसे बात है पेशेंट का वेट लॉस भी होगा। उसके बाद जब खाना यहाँ पर होता है तो ये बार बार लैरिंक्स को इरिटेट कर रहा होता है, जिसकी वजह से कफ और स्पेशली नॉक्टर्नल कफ रात के टाइम हो सकती है, और खाने की रीगर्गिटेशन भी होगी। जब आप खाई जा रहे हो, खाना आगे नहीं जा रहा, तो जाहिर है उस खाने ने वापस आना है, रीगर्गिटेशन होती है। और सम केसेस में अगर ये लंग्स वाली तरफ चला जाएगा तो वो क्रॉनिक केसेस में एस्पिरेशन भी हो सकती है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि पेशेंट को हार्ट बर्न नहीं होता। क्यों हार्ट बर्न नहीं होता बेटे, क्योंकि ये स्फिंक्टर तो कंस्ट्रक्टेड है और एसिड की वजह से हार्ट बर्न होना है, तो एसिड तो स्टमक में है, तो एसिड ऊपर नहीं आ रहा। तो आपने याद रखना है कि एक पेशेंट को रीगर्गिटेशन और डिस्फीजिया है लेकिन हार्ट बर्न नहीं है, तो फिर वो गर्ड नहीं हो सकता, ठीक है। सो ये इसकी जो है वो कॉमन प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स हैं। अब अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कि हमने इसकी डायग्नोसिस किस तरह से करनी है, तो 3 चीज़ें आपने बतानी है। नंबर 1, हम इसकी एंडोस्कोपी ज़रूर करते हैं ताकि हम रूल आउट कर सकें कि कोई मैलिग्नेंसी तो नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा कि जो कार्डिया की मैलिग्नेंसी है, स्टमक के अपर पार्ट की, उसकी मैलिग्नेंसी के सिम्टम और देन रेडियोलॉजिकल एंड मैनोमेट्रिक अपीयरेंस बहुत ज़्यादा रिजम्बलेंस रखती है एक्लेजिया से। सो एक्लेजिया और कार्डिया की मैलिग्नेंसी को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने एंडोस्कोपी ज़रूर करनी होती है। नंबर 2 बेटे, हम लोग क्या करते हैं, बेरियम स्वॉलो करते हैं, और जो बेरियम स्वॉलो है वही इसके लिए जो अच्छा टेस्ट होता है, और उसके ऊपर एक इसका कैरेक्टरिस्टिक साइन अपीयर होता है जिसको हम बर्ड बीक अपीयरेंस कहते हैं। और ये मैं आपको भी दिखा भी देती हूँ, क्योंकि ये आगे से बहुत ज़्यादा नैरो हुआ होता है ना, तो ऐसे हुआ होता है जैसे कि कव्वे की आगे से चोंच है, ठीक है। सो इस तरह से इसको कहते हैं बर्ड बीक अपीयरेंस, ठीक है। उसके बाद कहता है कि साथ ही ये भी हुआ होगा कि ऊपर की तरफ ईसोफेगस की डायलेटेशन और नीचे की तरफ हम देखेंगे तो ये बीक की तरह हुआ होगा, ठीक है। सो ये एक
करेक्टरिस्टिक अपीयरेंस जो है वो आपने याद रखनी है। तीसरी चीज़ अगर हम देखेंगे तो वो बहुत इंपॉर्टेंट और डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, उसको हम कहते हैं मैनोमेट्री। मैनोमेट्री से बेटे आपने क्या करना होता है, इसका प्रेशर मेजर करना होता है, और यहाँ पे आपको पता है कि लोअर ईसोफेजियल सफेंटर की टोन ज़्यादा है तो रेस्टिंग प्रेशर भी ज़्यादा होगा। सो जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है फॉर एक्लेजिया दैट इज़ मैनोमेट्री, बर्ड बीक अपीयरेंस आती है ऑन बेरियम स्वॉलो, और मैलिग्नेंसी से इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम एंडोस्कोपी करते हैं, ठीक है। सो आपने याद रखना है कि गर्ड के लिए जो डायग्नोस्टिक या इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस थी वो हमारे पास एंडोस्कोपी थी, ठीक है। ओके, नाउ द लास्ट थिंग इज ट्रीटमेंट। सो ट्रीटमेंट इसका बहुत आसान सा ही है, मतलब एक चीज़ अब नैरो है तो जाहिर सी बात है कि हम इस चीज़ को डायलेट करने की कोशिश करेंगे ना, तो फार्माकोलॉजी के लिए आपको याद है स्मूथ मसल्स को कौन रिलैक्स करती हैं, कौन डायलेट कर सकती हैं, गुड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो अगर मैं ये कहूँ कि मैं इसका फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करना चाहती हूँ या एंडोस्कोपिक, तो फिर मेरे पास दो ऑप्शन हैं। फार्माकोलॉजिकली मैं इसको कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जिसमें हमारे पास जो है वो एम्लोडिपिन, नाइफिडोपिन आती हैं, वो देंगे, और नंबर 2 हम इसको नाइट्रेट्स देंगे, क्योंकि इन्होंने क्या करनी है, वहाँ पे डायलेशन करनी है, स्मूथ मसल को रिलैक्स करना है और कंडीशन को इम्प्रूव कर देना है, ठीक है। उसके अलावा बेटे थर्ड फार्माकोलॉजिकली हम ये भी कर सकते हैं कि बोटुलिनम टॉक्सिन जो है उसका एक इंजेक्शन देते हैं, और बोटुलिनम टॉक्सिन आपको पता है एसिटाइलकोलिन के रिलीज को क्या करता है, इनहिबिट करता है, ठीक है। तो एसिटाइलकोलिन आगे कॉन्ट्रैक्शन कराता है तो वो कॉन्ट्रैक्शन कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है, और वैसे भी पैरासिम्पैथेटिक जो है वो एक्टिविटी को हम लोग जो है वो इनहिबिट कर रहे होते हैं यहाँ पे बोटुलिनम टॉक्सिन का इंजेक्शन दे के, ठीक है, इनटू द लोअर ईसोफेजियल सफेंटर। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि अगर अब आप लोग दूसरी तरफ जाना चाहते हैं, यानी नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में जाना चाह रहे हैं, तो नॉन फार्माकोलॉजिकली हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं कि या तो एंडोस्कोपी के थ्रू इस एरिया को डायलेट कर देंगे तो ये डायलेट हो जाएगा, या फिर हम सर्जिकल हेलर मायोटमी करते हैं, यहाँ से मसल्स जो है वो काट के निकाल लेते हैं ताकि ये एरिया फिर थोड़ा सा बेहतर हो जाए, ठीक है। सो नॉन फार्माकोलॉजिकली भी एंडोस्कोपिक ऑप्शन है हमारे पास, या नंबर 2 सर्जिकल ऑप्शन है। एंडोस्कोपिकली हम लोग जो है एंडोस्कोपिक बैलून डायलेशन करते हैं। 80% पेशेंट एक दफ़ा करने से ठीक हो जाता है, कुछ पेशेंट्स में दोबारा भी करनी पड़ सकती है, लेकिन अगर बार बार करनी पड़े तो फिर हम सर्जरी की तरफ मूव करते हैं। और बेटे जो सर्जिकल प्रोसीजर है वो सर्जरी में आपको पढ़ाया हुआ है, दैट इज़ हेलर्स मायोटमी। क्या कहते हैं उसको, हेलर्स मायोटमी इन द लोअर ईसोफेजियल सफेंटर। ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, लेकिन इसका एक नुकसान ये है कि मुझे ये बताओ कि अगर ये जगह बहुत डायलेट हो जाएगी और नीचे स्टमक है तो पेशेंट को क्या होगा, जाहिर सी बात है एसिड एक्सपोजर बढ़ जाएगा और गर्ड हो सकता है। सो फिर सर्जरी के बाद हम यहाँ पे साथ में फंडोप्लाइकेशन भी करते हैं और पेशेंट को PPIs भी देनी पड़ती हैं। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्रक्स हैं जो आप लोगों ने याद रखने हैं, ठीक है। अच्छा, अब आई होप कि ये मुश्किल नहीं था, मैंने थोड़ा सा शायद इसको बहुत ज़्यादा खींच दिया है, लेकिन ऐसा था नहीं। सो एक्लेजिया में आपने याद रखना है लोअर ईसोफेजियल सफेंटर इन रिस्पॉन्स टू स्वॉल्विंग मैकेनिज्म रिलैक्स ही नहीं होता, ठीक है, उसकी टोन बढ़ी हुई होती है। क्यों नहीं होता हमें नहीं पता, इडियोपैथिक है। पेशेंट को वही मसला डिस्फेजिया फॉर सॉलिड एंड लिक्विड बोथ, एज कम होगी, वेट लॉस, नक्टर्नल का फ्री करगिटेशन, एस्पिरेशन, लेकिन हार्ट बर्न नहीं है। हम एंडोस्कोपी, बेरियम स्वॉलो और मैनोमेट्री करते हैं। मैनोमेट्री इज डायग्नोस्टिक, और ट्रीटमेंट में फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल। फार्माकोलॉजिकल में हमें रिलैक्सेशन चाहिए, सो कैल्शियम है, नाइट्रेट है, बोटुलिनम टॉक्सिन है। नॉन फार्माकोलॉजिकल में पहले तो एंडोस्कोपिक डायलेशन करते हैं, लेकिन एंडोस्कोपिक डायलेशन ना कर सकें तो फिर सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या होती है, हम सर्जिकल हेलर मायोटमी करते हैं, ठीक है। अब आपकी बुक में ना एक चीज़ बताई हुई है, और वो मैं भी चाहती हूँ आप लोगों को आनी चाहिए। वो ये बता रहा है कि जो पेशेंट को डिस्फेजिया है ना, वो डिस्फेजिया स्क्लेरोडर्मा की वजह से जो होता है और एक्लेजिया की वजह से होता है, वो मिलता जुलता है, और इन दोनों को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं इन्वेस्टिगेशन कैटेगरी की बेस के ऊपर। यानी कि आपने याद रखना है कि जो स्क्लेरोडर्मा है उसमें जो पेरिस्टाल्टिक वेव्स होती हैं वो डिक्रीज़ होती हैं, और रेस्टिंग लोअर ईसोफेजियल सफेंटर का प्रेशर भी कम है, जबकि एक्लेजिया में पेरिस्टाल्टिक वेव्स तो कम होती हैं लेकिन लोअर ईसोफेजियल सफेंटर का रेस्टिंग प्रेशर ज़्यादा होता है। तो ये स्क्लेरोडर्मा और एक्लेजिया का डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट भी आपने याद रखना है। अब अगर एक पेशेंट को ये एक्लेजिया है और हम इसको ट्रीट नहीं कर रहे तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, तो पेशेंट के साथ क्या हो सकता है, तो ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है बेटे कि मोस्ट सीरियसली स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा स्टार्ट हो सकता है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगर वहाँ पे गंद पड़ा रहेगा, गंद में जरासीम है तो कैंडिडा ईसोफेजाइटिस हो सकता है, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे आउट पॉकेजिंग सी या डाइवर्टिक्यूलास बन सकते हैं, सो डाइवर्टिक्यूला में इन्फेक्शन और डाइवर्टिक्यूलाइटिस हो सकता है। हमने कहा चीज़ें एस्पिरेट होती हैं,
एस्पिरेशनल नमूनिया हो सकता है, और अगर एस्पिरेशन होगी या ऊपर लैरिंक्स को जाके खाना जो है वो एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन भी कर सकता है। सो खुद सोचें, खाना इसोफेगस में पड़ा रहेगा, वहाँ इन्फेक्शन करेगा, डाइवर्टिकुलाइटिस करेगा, नमूनिया करेगा और एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, ऐसा ही है। सो ये मसले जो हैं वो एक्लीसिया के साथ हो सकते हैं। अब हमने पढ़ना है कि जो आपका एक मोर्टेलिटी डिसऑर्डर्स हैं वो एक्लीसिया के अलावा भी है ना,